वो खुद ही चूहेदान में आप फंसा था अपने सितारों की गर्दिश से। तुम हमारे हाथ लग ही गए हो तो अब हमारे लिए एक काम सर अंजाम देना होगा। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस करने की भी मोहलत ना मिल सकेगी। क्या काम? उसने तशवीश ज़दा लहजे में सवाल किया। जीवा हाउस का नाम तुम्हारे लिए अजनबी तो ना होगा? वही डिफेंस वाली इमारत? उसने बेचैनी के साथ अपने लबों पर जुबान फेरते हुए ताईद तलब लहजे में कहा, और मैंने अपना सर इस बात में हिला दिया। वो तो बहुत खौफनाक इमारत है। तुम्हें हमारी निगरानी में वहाँ घुसना होगा। अंदर थोड़ा सा हंगामा करने के बाद तुम आज़ाद होगे। ये तो खुदकुशी होगी, वो उलझन आमेज लहजे में बोला। जीवा हाउस के बारे में कासिम ने बताया था कि इसके अहाते में दिन रात मुसल्लिह मुहाफिज गश्त पर रहते हैं। मौका महल देखकर तो उन्हें चोट दी जा सकती है, लेकिन तुम्हारी निगरानी में वहाँ कदम रखना तो मौत को दावत देने के बराबर होगा। ये सोचना तुम्हारा काम है, मैंने बेपरवाही के साथ कहा। कासिम मेरी जान का दुश्मन हो रहा है। तुम समझ सकते हो कि ऐसी सूरत में तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करूँगा, लेकिन तुम मुझे गैर मुसल्लह कर चुके हो। वो तजब्जब के साथ बोला, असलहा के बगैर मैं जीवा हाउस में अपना दिफा भी ना कर सकूँगा। हथियार पर काबिज होने के बाद तुम्हारी नीयत में फतूर भी आ सकता है। फिर तुम ही मुझे बताओ कि अंदर घुसने के बाद मेरा क्या हश्र होगा। शायद हंगामे की नौबत आने से पहले ही जीवा हाउस के मुहाफिज मुझे अपनी गोलियों की बाड़ पर रख लेंगे। हंसी बहस के बाद एक काबिल अमल तरीक़ाकार तय कर लिया गया और फिर हम तीनों वहाँ से रवाना हो गए। कर्नल को हमारी रवानगी पर हैरत हुई, लेकिन खिलाफ मामूल उसने कोई बहस नहीं छेड़ी। शायद पहले तुम भी कासिम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। रास्ते में अपने अंजाम से बेखबर उस बदनसीब कैदी ने सवाल किया। ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया तुमने? पहले भी मैं बारहा तुम्हारे ताकुब पर मामूर किया गया था, लेकिन हर बार तसादुम से गुरेज की हिदायत की गई थी। शायद कासिम अपनी तसल्ली के लिए तुम्हारी निगरानी कराता रहा था कि कहीं तुम उसके मुफादात के खिलाफ ना चलने लगे हो, लेकिन आज सुबह से उसके तेवर बदल गए। मैं शहर में तुम्हारी तलाश में बहुत से लोग फैला दिए गए जिन्हें तशद्दुद की खुली छूट दे दी गई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें जिंदा पकड़ना है। मालूम होता है कि कासिम से तुम्हारी चल गई है। उसने अचानक एक नाजुक मौजू छेड़ दिया और मेरे जहन के किसी गोशों में एक तादीबी गूंज उभरने लगी। मैंने सोचा कि कासिम को तो मौत के घात उतार कर रास्ते से हटा दिया गया था, लेकिन शहर में उसके छोड़े हुए गुर्गे मेरी बू पर लगे हुए थे। उनकी सरगर्मियां मुअत्तल कराने के लिए ज़रूरी था कि कासिम की मौत की तशहीर की जाती, जबकि दहाने में फायर करके भेजा उड़ा दिए जाने के बायस कासिम की लाश शायद नाकाबिल शनाख्त होकर रह गई थी। यूनिवर्सिटी से आगे एक वीराने से नाकाबिल शनाख्त लाश मिलने की खबरें तो खूब उछाली जाती, लेकिन जब 2-3 रोज़ बाद सुरख करोला या किसी और निशानी के जरिए कासिम की लाश की शिनाख्त की जाती तो वो खबर नहायत गैर महसूस अंदाज में छापी जाती और उसके हवारियों को अपने आका की मौत का इल्म होने में कई दिन लग सकते थे, जबकि मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। कासिम राह रास्त आदमियों से काम लेता था या उसका ज़ेरे ज़मीन दुनिया में कोई खास राब्ता भी था? मैंने सवाल किया। फिरदौस उसका खास आदमी था। उसके मुतालबे पर वही कासिम के लिए आदमी मुहैया करता था। फिरदौस वही तो नहीं जो ABC बार का मैनेजर हुआ करता था? हाँ वही। मेरी शिकार ने फ़ौरन ही तायद की। शराब के इम्तनाई कवानीन के बाद बार के दरवाजे पर ताले डाले जा चुके हैं, लेकिन उकबी दरवाज़ा ज़ेरे इस्तेमाल है। वो बार आज भी उसी धूमधाम से चल रहा है। तुम भी उसके ज़रिए कासिम से मिले थे। मेरी कहानी ज़रा मुख्तलिफ है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। रक्षी मेरी बड़ी बहन है, वो कासिम को टूट कर चाहती है। उसने मुझे कासिम से मुतारिफ़ कराया था। फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम उसके मौजूदा ठिकाने से ला इल्म हो? ये मामले बड़े नाजुक हुआ करते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर बोला। रक्षी मेरी बड़ी बहन है और बहुत सरकश है। मैंने हमेशा ही उसके मामलात से दूर रहने की कोशिश की है। उसने मुझे बताया कि वो कासिम से शादी कर चुकी है और मैंने उसके बयान को तस्लीम कर लिया, कभी उसकी तस्दीक की कोशिश नहीं की। ऐसे नाजुक रिश्तों में अगर कभी खोट आ जाए तो इंसान अपने आपे में नहीं रहता। मुझे बस एक ही ख्याल से तस्कीन मिलती रही कि वो अपने लिए ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही थी और मैं अपने लिए ज़िंदा था। कासिम को इल्म था कि तुम रक्षी के भाई हो? मैंने कार का रुख एक तवील तर रास्ते की तरफ मोड़ते हुए पूछा। वो बहुत मोहतात आदमी है। उसे इल्म हो जाता तो शायद मुझे वजीफ़े के तौर पर तनहा देता रहता, लेकिन मुझसे कोई काम हरगिज़ ना लेता। हमने रिश्तों को कभी सामने आने ही नहीं दिया। लेकिन तुम आसमान से तो ना टपक पड़े होगे। तुम्हारा घर बार, तुम्हारे वालिदैन कौन थे और कहाँ थे? उसकी कहानी सुनकर मुझे अपने ताज़ा ज़हम महसूस होने लगे। गनीमत ये था कि मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद था। मेरी ना कोई बहन थी ना भाई, वरना मैं भी रिश्तों का असीर होकर ज़मीन को मुद्दतों पहले नीलाम कर चुका होता। सुना है कि हम किसी लखपति की औलाद हैं, वो तलह लहजे में बोला। माँ हमारे सामने सिसक सिसक कर मर गई, लेकिन बाप का नाम नहीं बताया। उस बेचारी को इश्क ने रांदाए दरगाह किया था। हविस को मोहब्बत समझकर घर छोड़ बैठी, वो मर गई और आज रक्षी उसकी कहानी दोहरा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि कासिम ने उससे शादी हरगिज़ ना की होगी, लेकिन वो अपने भाई के सामने भला कैसे हकीकत का एतराफ़ कर सकती है? लेकिन वो है कहाँ? मैंने पुरहया लहजे में सवाल किया।
कहीं भी हो सकती है। वो पुरहयाल मगर तलह लहजे में बोला, भाई होने के नाते मेरी सोच यहीं तक महदूद सी है। खुद कयास करते हो, औरत तो जिस छत के नीचे चाहे जगह ले सकती है। तुम्हारा एहसास जिंदा है। बड़ी बहन गलत रास्तों पर चल पड़ी है, फिर तुम जिंदा कैसे हो मेरे दोस्त? तुम्हें तो कासिम को मारकर सुकून से सूली चढ़ जाना चाहिए। वो तलह अंदाज में हंसने लगा। ये ना समझना कि तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हो गए हो। मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझे जिंदा छोड़ना तो मफादात के खिलाफ है। तुम चाहते हो कि मैं जीवा हाउस में घुसने की कोशिश करते हुए वहाँ के मुहाफिजों के हाथे मारा जाऊँ और फिर वो हमारे पुलिस की तवज्जो का मरकज़ बन जाए। मैंने रहने के लिए हर लम्हे बड़ी जांगसल जद्दोजहद की है, मगर अब मुझे लगता है कि मैं फंस चुका हूँ। मैं फ़रेब के आलम में ज़िंदा रहा, लेकिन मरते हुए हर फ़रेब का तिलिस्म बखेर देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी कासिम से ठन गई है। हो सकता है उसकी कोई इबरतनाक शिकस्त रक्षी की आंखें खोल सके, तो तुम मरने के लिए तैयार हो? शायद तैयार ही हूँ, वो बड़बड़ाया। मेरा ख्याल था कि कासिम कभी दगा ना दे सकूँगा, क्योंकि रक्षी ने उसके चेहरे पर एक मोहतरम रिश्ते का नकाब चढ़ाया हुआ है। लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे दिल में उसके खिलाफ जहन्नम का एक अलाव दहक रहा है। मरना तो हर एक को है, अगर मरते हुए किसी मकसद की आड़ भी मिल जाए तो क्या बुरा है? मैं कुछ ना बोला, मैं खामोश रहा। रात के सन्नाटे में कार के इंजन का शोर किसी यकसा गाड़ी की तरह तसलसल के साथ गूंजता रहा और इस बार का जीवा हाउस की तरफ बढ़ती रही। जब तक वो उजाला के घर में हमारा असीर था, मेरे दिल में उसके लिए कहर और नफरत के कोंदे लिपकते रहे। लेकिन रास्ते में उसने जो कुछ बातें की, उन्होंने मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी की जोत जगा दी। मेरा दिल किया कि उसे कासिम की हलाकत की खुशखबरी सुना दूं, लेकिन मैं हिम्मत ना कर सका। मेरी वसीतर कामयाबी के लिए उसकी हलाकत नागज़ीर थी, और अगर उसे कासिम की मौत का इल्म हो जाता तो शायद उसके दिलदोज़ यकबैक ज़िंदगी से मोहब्बत का जज्बा मोजन हो जाता और वो जीवा हाउस में बेबाकाना अंदाज में मौत को गले लगाने से इनकारी हो जाता। तुम्हारी बदतरीन नफरत का मरकज़ कौन है, रक्षी या कासिम? मैंने मौत के से गंभीर सकूत को तोड़ने के लिए सवाल किया, क्योंकि इस वक्त भी जीवा हाउस की मसाफत 5-7 मिनट से कम ना थी। इतनी खुल कर गुफ्तगू के बाद ऐसा शर्मनाक सवाल तुम्हें ज़ेब नहीं देता। उसकी आवाज़ मलामत आमेज़ थी। रक्षी लाख बुरी सही, लेकिन वो मेरी बहन है, एक औरत है जिसे बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं होती। कासिम ने शायद उसकी कमज़ोरियाँ भांप कर उसका एहसास किया, उसे कुछ सबज़ बाग दिखाए, और आज वो उसी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है। और अगर आज की रात कासिम का पता ही साफ कर दिया जाए तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? आज पहली बार मैंने अपने दिल को टटोला। मुझे बेपनाह बेअंदाज़ा खुशी होगी। उसकी मौत के बाद शायद रक्षी ज़्यादा हकीकी अंदाज में अपने मसाइल के बारे में सोच सके। मगर वो है कहाँ मेरे दोस्त? मैंने सवाल किया। तुम यकीन करो कि मुझे मालूम नहीं, उसने पुरहुलूस लहजे में कहा। इस वक्त तुम्हारे साथ सरीहन खुदकुशी की नीयत से जीवा हाउस की तरफ जा रहा हूँ। अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता तो मैं ज़रूर बता देता। अगर तुम में ज़रा भी इंसानियत मौजूद है तो रक्षी को एक खिलौने की बजाय उसके हकीकी पस मंज़र से देखो। वो लाख बुरी और काबिल मुलामत सही, लेकिन उसके अंदर की औरत उसी वक्त सामने आ सकेगी जब उसे कासिम की मौत का यकीन हो जाएगा। कार में एक बार फिर गंभीर खामोशी छा गई। मेरे जहन में आंधियाँ सी चलने लगी। मैंने इस मजलूम कैदी के बारे में जो कुछ सोचा वो कहाँ तक दुरुस्त था। वो बेचारा मजबूर और महसूर मेरे रहमो करम पर था। मौत को अपने सर पर मंडलाते देखकर उसके ओसान हता हो चुके थे। उसने हर बात उगल दी। अपनी बहन रक्षी से लेकर कासिम तक के हर किरदार की असलियत और ड्रामे में शिरकत का एतराफ़ कर बैठा था। बल्कि हकीकत ये थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का हर रास्ता मसदूद करके मेरे लिए कामयाबियों की राह खोल दी थी। मेरी कार, बल्कि कर्नल जवार जैदी की सलहोरदा कार, डिफेंस के इलाके में दाखिल हो गई। उकबी नशीस पर ना सिर्फ सुल्तान शाह खामोश था, बल्कि कैदी भी खामोश ही था। फिर आखिरकार मैंने अपनी कार जीवा हाउस के फाटक से ज़रा आगे गुजरकर फुटपाथ के किनारे रोक दी। कैदी की सरसराती हुई आवाज़ कार में गूंज पड़ी, फ़ी अमान अल्लाह। मुझे सदमा सा हुआ कि कातिल और मुजरिम भी अपने अंजाम को लब्बैक कहते हुए उन्हीं कालमात का सहारा लेने पर मजबूर था जो मजलूम और मासूम लोगों की रहनुमाई करते हैं। कार से उतरकर वो जीवा हाउस के आखिरी फाटक की तरफ बढ़ा। फिर शायद उसने फाटक पर दस्तक दी, क्योंकि फिजा में आखिरी इरताश की आवाज़ बुलंद हुई। बड़े फाटक की बजाय जैली दरवाज़ा खुला। उसमें एक इंसानी हेवला नजर आया जो दस्तक देने वाले के मुकाबिल जमा रहा। फिर दस्तक देने वाला अचानक ही लहराने लगा। शायद उसे किसी शदीद ज़रब का सामना करना पड़ा। मैंने बेदरीग दस्तक देने वाले लहराते हेवले पर फायर कर दिया और अपनी कार तेज़ी से आगे बढ़ाता चला गया। चंद मिनट बाद एक वीरान पब्लिक फ़ोन बूथ से पुलिस को इस हादसे से बाखबर कर दिया। मैंने सिर्फ इसी कदर बताने पर इक्तफा किया कि जीवा हाउस के फाटक पर दो फरीकों में खूनरेज़ फायरिंग का तबादला जारी था और कुर्बो जवार के मकीनों की ज़िंदगियाँ बदतरीन खतरात से दोचार थीं। उसके बाद नताइज का मुशाहिदा करने के लिए वहाँ नहीं रुका, बल्कि तेज़ रफ्तारी के साथ उजाला के मकान की तरफ रवाना हो गया। वो वाक़या चूँकि सुबह सवेरे पेश आया, लिहाजा सुबह के अखबारात में उसके बारे में कोई खबर मौजूद न थी।
इसी तरह यूनिवर्सिटी के करीब कासिम की लाश के बारे में भी कोई इशारा न था। गजाला को मैंने पिछली रात के वाक़यात से मनोवन आगाह कर दिया, लेकिन कर्नल जवार जैदी से मैं कनी कतराता रहा और इससे इस मौजू पर गुफ्तगू की नौबत ही न आने दी। मुझे पूरा यकीन था कि इस बारे में वो गजाला से बात करने की बजाय मुझसे तबादला ख्याल को तरजीह देगा और फिर सुल्तान शाह को घेरने की कोशिश करेगा। लिहाजा मैं सुल्तान शाह को साथ लेकर घर से रवाना हो गया। थोड़ी सी जदोजहद के बाद मैं इसी रात लाहौर जाने वाली नाइट कोच पर 2 नशीस्तें हासिल करने में कामयाब हो गया। इस मरहले पर मेरी दानिश में गजाला को साथ लेना हतरात को दावत देने के मुतरादिफ था। नशीस्तों की बुकिंग के बाद वापस लौटते हुए हाकरों के शोर से अंदाज़ा हुआ कि शहर में शाम के अखबारात हंगामा हेज़ खबरों के साथ शाया हो चुके थे। मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल पर हाकर से शाम के 3 मुकामी अखबारात खरीद लिए। सुल्तान शाह अंग्रेज़ी से नाबल्द था और मैं ड्राइविंग में मसरूफ़ था, लिहाजा वो अखबारात होटल पहुँचने तक मेरी गोद में ही पड़े रहे। इस बार मैंने गजाला के घर के बजाय एयरपोर्ट के नवाह में वाक़या होटल का रुख किया, जहाँ मैं पिछली शाम ही एक कमरा किराए पर हासिल कर चुका था। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने शाम के अखबारात का जायज़ा लिया तो चीखती चिंगारती सुर्खियों में 2 वाक़यात नुमाया थे जिनके पस पर्दा मेरा हाथ कार फरमा था। यूनिवर्सिटी से ज़रा आगे वीरान सड़क के किनारे सुरख करोला के करीब झाड़ियों से एक नाकाबिल शनाख्त लाश बरामद हुई, जिसे गोश्त और कुत्तों और भेड़ियों ने मसे करके रख दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने किसी नामालूम कार पर भाग दौड़ की तो डिफेंस के पुरसकून इलाके में जीवा हाउस नामी इमारत से एक लाश बरामद हुई। जीवा हाउस के मुहाफिजों के बयान के मुताबिक मुतवफ़ी ने ज़बरदस्ती इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, फिर मुहाफिजों की बाज़ पुलिस पर से पहले ही बाहर से एक बेहता फायर हुआ और मुतवफ़ी ने उनके सामने गिरकर दम तोड़ दिया। खबर का सनसनीखेज़ पहलू ये था कि पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंची तो मुतवफ़ी की लाश जाए वक़ुआ से इमारत में घसीटी जा चुकी थी। लाश की इस गैर कानूनी छेड़छाड़ के बारे में जीवा हाउस के मुहाफिज कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। ये तो कुछ भी ना हुआ, खबरों का हिलासा सुनकर सुल्तान शाह ने मायूसाना लहजे में कहा। यही तो गलत फहमी है तुम्हारी, मैंने फराहत दिलाना लहजे में कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवा हाउस की इमारत पुलिस की निगाहों में आ गई है और अब तोकीर को वापस लौटने की ही सूझेगी। और आज हम भी लाहौर जा रहे हैं, उसने इस्तफसार तलब लहजे में पूछा। पहले मेरा इरादा गजाला को ले जाने का था, लेकिन अब तुम्हें ले जाऊंगा। फ़िलहाल उसकी गोशा नशीनी ही बेहतर रहेगी। लाहौर में जो कुछ करना होगा वो वहीं अहाते में जाकर किया जाएगा, उसने कहा। जाहिर है मेरी कोशिश तो यही होगी अवलीन फुर्सत में तौकीर और तसव्वुर पर हाथ डाल सकूं। इस सूरत हाल में वहां जाने के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन अभी तक हम बिल्कुल बेसरो सामान हैं, उसने मुझे याद दिलाया। पहनने के कपड़ों का विकाल पड़ा हुआ है, हाली हाथ जहाज़ पर चढ़े तो बिला वजह निगाहों में आ जाएंगे। उसकी बात माकूल थी, मैंने उसे साथ लिया और होटल से रवाना हो गया। मेरा इरादा था कि वापसी में कर्नल की घर पर छोड़ने के साथ ही गजाला वगैरह से भी अलविदाई मुलाकात हो जाए। बज़ाहिर महम आसान थी, लेकिन उसके मज़मरात मोहलिक भी हो सकते थे और मैं शहर छोड़ने से पहले अपना हर हिसाब बेबाक करना चाहता था कि बाद में कोई हालिश बाकी न रहे। सुल्तान शाह रवानगी के ख्याल से बहुत मगन था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी खिलंडे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिलने की नवीद दे दी गई हो, लेकिन मेरी निगाहों में वो बहुत मुहिब हतरात मंडला रहे थे जो तौकीर या तस्वीर से उनके अपने शहर में तसादम मोल लेने की सूरत में जन्म ले सकते थे। गजाला के घर में पहुंचते ही वही हुआ जिससे मैं गुरेज करना चाह रहा था। उसके बाप ने फाटक पर ही मुझे खुशामदीद कहा। इस वक्त वो अपनी बीवी के साथ लान पर कुर्सियां डाले बैठा हुआ था और गजाला शायद अंदर थी। मैं गाड़ी से उतरा तो कर्नल ने फाटक बंद करते हुए मुझे वहीं लान पर बैठने की दावत दी, जो नाचार मुझे कबूल करते ही बनी, क्योंकि कर्नल इस वक्त वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ गजाला की माँ भी मौजूद थी और पिछले चंद दिनों में मुझे उससे बात करने का मौका ही ना मिल सका। मैं नहीं चाहता था कि वो दुखी दिल औरत मेरे रवैये में बेइतनाई महसूस करके मज़ीद उदास हो जाए। अपने बस मंज़र और उससे पैदा होने वाली माशरती तलहियों ने शम्मा को बहुत हसास बना दिया, लेकिन अपने रद्द-ए-अमल के इजहार में वो हमेशा बुहल से काम लेती थी, क्योंकि अपनी कोकेन होरी की आदतें बद के बायस इसके दिल में संगीन एहसास जुर्म परवरिश पाकर इस हद तक पुख्ता हो चुका था कि वो बज़ाहिर खुद को हर जायज़ और नाजायज़ मुलामत का सजावार समझने लगी थी। हर तलही को थकी थकी सी मुस्कुराहट में घोल कर पी जाती थी, मगर मैं जानता था कि ऐसे मौके पर वो अंदर से ज़रूर अफसुर्दा हो जाती होगी। तुम अंदर कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ, मैंने सुल्तान शाह से कहा और खुद लान की तरफ बढ़ गया। कहाँ हो बेटे, तुम्हें तो देखने को हमारी आंखें तरस गई हैं, शम्मा ने मुझे सलाम के जवाब में दुआएं देते हुए कहा। चश्मा लगाकर देखा करो, कर्नल ने हल्का सा कहकहा मारकर कहा। मेरी तो रोज़ मुलाकात हो रही है तनवीर से। गजाला बता रही थी कि तुम कल रात यहीं थे। वो अपनी बड़ी बड़ी हाबनाक निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज करके बोली। मेरा ख्याल है कि कुछ परेशान से हो तुम। नहीं, परेशानी को कोई बात नहीं, कर्नल की बजाय शम्मा को गले पड़ते देखकर मैं गड़बड़ा गया। सोचा था कि 2-4 रोज़ यहाँ रह लूँगा, मेरे घर में मुरम्मत वगैरह हो रही है। दूसरा कौन है तुम्हारे साथ? उसने ऐसे आरफाना लहजे में सवाल किया जैसे मुझे जता रही हो कि मेरे बताए बगैर वो अपने कयासात के सहारे सूरत हाल का सही अंदाज़ा कर सकती है। तनवीर का एक मुँह
मुंह चढ़ा नौकर है। मेरे जवाब देने से पहले कर्नल बोल पड़ा और मैं दिल ही दिल में गुस्से से खोल कर रह गया। इस एक मामले में कर्नल की खोपड़ी में शायद कोई बुनियादी फतूर वाक़या हो चुका था और वो मेरे बार बार के एतराज़ और वजाहत के बावजूद सुल्तान शाह के मर्तबे में कोई इजाफा करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, तनवीर के साथ हर वक्त साए की तरह लगा रहता है। ये होशामदी लोग अपने आजमूदा हरबों से होशियार आदमी के दिल में भी जगह बना लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। वो उल्लू सीधा नहीं कर रहा कर्नल साहब, मैंने कदरे तलह लहजे में कहा। वो हकीकी मानों में मेरा दस्ते रास्त है, बल्कि हो सकता है कि बाज़ मामलात में मैं उसका एहसानमंद रहूं। चलो दोस्त और दस्ते रास्त ही सही। शम्मा मौका की नज़ाकत भाम कर दहल अंदाज होते हुए बोली, लेकिन वो तुम्हारे साथ क्यों है? फिर किसी ख्याल के तहत फ़ौरन ही उसे अपनी बात की वजाहत करते हुए बोली, मुझे उसके यहाँ आने पर या रहने पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि खुशी है कि तुम इस घर को अपना घर समझने लगे हो। लेकिन गौर तलब बात यह है कि किसी गैर मामूली सूरत हाल के रोनमा हुए बगैर तुम उसे हरगिज़ अपने साथ यहाँ ना रखते। और मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम कर्नल साहब की कार इस्तेमाल कर रहे हो। ये ना भूलो बेटे कि मेरा जहन पूरी तरह जागता रहता है। तुम्हारी हर उलझन को हम अपनी परेशानी समझते हैं। तुम्हारे बालों की बदली हुई रंगत भी बहुत कुछ कह रही है। अरे भाई हैं कुछ उलझने। कर्नल ने मेरी मदद के लिए दखल अंदाजी करते हुए कहा और फिर गोया शम्मा पर अपनी अहमियत जताने के लिए बोला, अब तो तुम तनवीर की उलझने जानकर क्या करोगी? मर्दों के मामलात हैं, उनमें नशीब व फराज आते ही रहते हैं। 2-4 रोज़ में हम लोग सब ठीक कर लेंगे। बस मैं यही जानना चाह रही थी। वो मुस्कुराते हुए थके थके लहजे में बोली, हमको तनवीर मियाँ का हाथ बटाना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि ये परेशान है। अगर उन्होंने आपको एतमाद में लिया हुआ है तो ठीक है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं। जाओ, तुम थक गई हो, कर्नल ने नरम लहजे में कहा। अंदर जाकर आराम करो, मैं ज़रा तनवीर से कुछ बातें करना चाहता हूँ। कर्नल का वो फरमान सुनते ही मैं परेशान हो गया। शम्मा की आड़ में इस वक्त मुझे घेरने का मौका मिल गया था और वो गालिबन गुजरे हुए वाक़यात के बारे में मुझसे तफसीली गुफ्तगू के लिए बेचैन हो रहे थे। मैंने वहीं लान में बैठे बैठे पुरुमीद नज़रों से इमारत के बरामदे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। इस वक्त सिर्फ वज़ाला की आमद ही मुझे कर्नल की ज़ुबानी जरा से महफूज रख सकती थी। कामरान से कब मिले थे तुम? शम्मा ने अपनी कुर्सी से पहलू बदलते हुए मुझसे सवाल किया। कल, मैंने सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। कल ही कर्नल साहब भी उससे मिलने गए थे। अभी तक तो वो दवाओं के ज़रिए से ज़्यादा वक्त बेहोशी के आलम में गुजारता है। कोई दौरे की कैफियत तारी नहीं हुई, लेकिन सही असरात चंद हफ्तों के बाद ही सामने आ सकेंगे। इससे पहले कुछ कहना मुश्किल है। आप गए थे कल वहाँ? शम्मा ने शिकायत आमेज़ लहजे में अपने शोहर से पूछा। हाँ, उसने निहायत सादतमंदी के साथ इकरार कर लिया। घर से इरादा करके निकला होता तो तुम्हें भी साथ ले जाता। तनवीर ने तो मुझे भी 2-3 रोज़ के लिए उधर जाने से मना किया था, लेकिन मैं बाहर गया तो दिल ना मानो इलाजगाह जा पहुंचा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने तनवीर का मशवरा कबूल ना करके एक संगीन गलती की है। लेकिन क्यों? वो मुझसे मुहातिब हो गई। वहाँ जाने पर क्यों पाबंदी है ये तो डॉक्टर ही जानता है। मैंने उसकी हिदायत कर्नल साहब तक पहुँचा दी थी, मैंने बेचारगी के साथ कहा। कर्नल मुझे घूरने लगा। शायद वो अपनी बीवी को पूरा किस्सा बिला कमो कास्ट सुनाने की तैयारी कर रहा था। कदरे तोक़ुफ़ के बाद वो फिर अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। अगर तुम रात को बेसुध ना सो रही होती तो तुम्हें अंदाज़ा होता कि तनवीर का मशवरा किस कदर बरहमल था। रात क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा। मुझसे मेमो में बात ना करें, साफ साफ बताएं। जब कामरान सारा दिन दवाओं के असर से बेहोश रहता है तो किसी के जाने या ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? कर्नल का मुंह खुला, लेकिन मैं जल्दी से बोलने लगा और वो मेरा मुंह देखता रह गया। मैंने फ़ौरन ही एक फिलबदिहा कहानी शुरू कर दी। कामरान की बेहोशी मुसलसल नहीं, उसे वक्फों के साथ दवाई दी जाती है। होश में आता है तो हुर्दो नोश के साथ उसकी दूसरी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। उसका नफ्सियाती इलाज किया जाता है और फिर वो सो जाता है। डॉक्टर उसे अपने माहौल से बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं। अगर होश में आने पर कामरान का कोई शनासा चेहरा नज़र आ जाए तो इलाज में दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। उसके लाशऊर की गिरहें और उलझ जाती हैं। शऊर और लाशऊर, तहतुल शऊर और बेशऊर सब हराफात हैं। मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं, बस मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए। चाहे जिस दिन वो मुझे माँ कहकर पहचान लेगा, मैं समझूंगी कि मुझे अपनी खोई हुई कायनात वापस मिल गई है। उसे छोड़ो। कर्नल गहरा सांस लेकर बोला। रात गई बात गई, बस हंगामा ही खड़ा हो गया था। अब तो मैं ज़रूर सुनूंगी। वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह बोली। कैसा हंगामा था? किसने खड़ा किया? कर्नल साहब आपको चिढ़ा रहे हैं। मैंने मुस्कुराहट के साथ बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा। सिर्फ इतनी सी बात है कि रात डॉक्टर कर्नल साहब की शिकायत लेकर आया था। उसने साफ कह दिया कि मरीज़ों के मुतालिक अगर ताउन ना करें तो मुआली जैसे पेचीदा मरीज़ों का कोई कामयाब इलाज नहीं कर सकता। मैंने समझा बुझाकर उसे रुखसत कर दिया। ये तो वो ठीक कहता है। शम्मा मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। मैं डर गई थी, न जाने क्या हंगामा था। कौन घुस आया घर में जवान बेटे बेटी के बाप में? मगर मजाक अब तक नहीं किया गया मिजाज से। वो ये कहती हुई इमारत की तरफ चल दी। ये क्या चक्कर शुरू कर दिया तुमने? शम्मा के जाते ही कर्नल ने गुस्सीले लहजे में सवाल किया। शम्मा से आज तक मैंने कोई बात नहीं छुपाई। वो अच्छे वक्त के साथ मेरे बुरे वक्त की भी साथी रही है। अगर बताने से कोई फ़ायदा हो तो मुझे कायल कर दें। मैं खुद उनसे अपने झूठ का एतराफ़ करके ठीक ठाक वाक़यात से आगाह कर दूँगा।
मैंने उसे संजीदा पाकर खुश्क लहजे में कहा, कायल कर दूं? वो अहमकाना लहजे में बोला, कायल करने की क्या ज़रूरत है मुझे? बाहमी एतमाद भी कोई चीज़ होती है या नहीं? वो मेरी बीवी है, मेरा फ़र्ज़ है कि उसे हर बात से पूरी तरह बाखबर रखूं। फिर ज़रूर बता दें, पूरी कहानी सुनकर उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, मैंने बेपरवाही एहतियात करते हुए कहा।